कल हेडिंग क्या डलाए थे लास्ट? कल लास्ट हेडिंग क्या डलाए थे? हाँ, नोट लिखवाए थे ना, पी मोस्ट शुरू किए थे ना, पी मोस्ट भी लगभग वो बता दिए थे। देखिए हम बहुत डिटेल में आपको इसलिए नहीं बता रहे ना, कोई मतलब नहीं है, आएगा है नहीं, ठीक। अब जैसे राइट टू एजुकेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो राइट टू एजुकेशन जब पढ़ा जाएगा तो राइट टू एजुकेशन में 7 अध्याय हैं, 18 धाराएं हैं, मतलब 7 पार्ट हैं, अंदर जो हेडिंग पड़ी हुई हैं वो कुल मिला के 38 हैं, ऐसे समझिए। धारा और अनुच्छेद में बस ज़्यादा कभी घबराइएगा नहीं, अनुच्छेद का मतलब पाठ और धारा का मतलब उसके अंदर पड़े हुए बिंदु, ठीक है। और एक अनुसूची है। तो राइट टू एजुकेशन पढ़ाना तो डिटेल में चाहिए, लेकिन हम पढ़ाएंगे भी डिटेल में, लेकिन उतना डिटेल में आपको इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि फालतू को नोट्स तैयार होगा, उसका कोई मतलब नहीं। अब जैसे उन धाराओं में राइट टू एजुकेशन पहली बात तो आपको पता ही होगा किस लिए आया था, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लिए, ठीक। तो उसमें पर्टिकुलर धारा है, इतना डीप में कभी जाता नहीं कि ये पूछेगा आपसे कि बताइए वो कौन सी धारा है जिसमें राइट टू एजुकेशन में कहा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट टीचर जो है वो टीचिंग नहीं कर सकता। अब कौन सी, ऐसा क्वेश्चन बहुत विचित्र परिस्थितियों में ही आएगा, पूछने के लिए बहुत कुछ है राइट टू एजुकेशन में, पहले वही पूछा जाएगा, ठीक। तो जो जैसे अब 38 धारा है तो 38 धाराएं हम आपको बताएंगे जरूर, एक एक धारा बकायदा मेंशन कराएंगे, लेकिन हम उसमें टिक करा देंगे कि ये वाली आपसे पूछी जा सकती है। जैसे पूछेगा कि वो कौन सी धारा है जिसमें राइट टू एजुकेशन में कहा गया था कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं पूरे देश भर में, उन सभी विद्यालयों में कम से कम 10% ही पद खाली होने चाहिए। जैसा कि गवर्नमेंट बोलती है कि पूरी वैकेंसी फिल है, जगह ही नहीं है हमारे पास, और ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहां अभी भी ताला बंद है, और या अगर अब खुलने भी लगा है इधर 2 साल में जो वैकेंसीज हुई हैं तो वो भी एक ही अध्यापक है। कम से कम मिनिमम 5 अध्यापक होने चाहिए, उसकी स्थिति पे भी 5 तो है ही नहीं। आज की कंडीशन में बता दें किसी भी प्राथमिक विद्यालय में कुल 5 शिक्षक नहीं है, वो बहुत सौभाग्यशाली स्कूल है जहाँ 5 शिक्षकों का योगदान हो रहा है बच्चों के लिए, ठीक। तो ऐसी धाराओं में सब मेंशन है, तो एक एक चीज़ को बताएंगे हम जरूर आपको, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ है और जानकारी भी होनी चाहिए इतनी, लेकिन उसमें भी हम आपको कुछ काटेंगे कि इंपॉर्टेंट बता के आगे बढ़ चलेंगे, ठीक। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें पढ़ानी है और इतना समय है नहीं, ठीक। तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि कम से कम कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो ना छूटने पाए। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, PMOST। आप लोग ये धारा का प्रयोग न कर दीजिएगा, ठीक है, जितनी बताएंगे हम आपको, ठीक। चलिए पी मोस्ट, तो पी मोस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, हल्का सा एक रिवीजन मार दे ताकि फिर आगे शुरू हुए हैं। पी मोस्ट में हमने आपको क्या बताया था, हमने कहा था ये सन 1990 में इम्प्लीमेंट की गई थी जब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया था। प्राथमिक स्तर पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू किया गया था। इससे पहले मैंने DPEP बताया था, कब आई थी, 1994, याद रखना DPEP 1994। इस बार आने की प्रबल संभावना है इसकी, क्योंकि इतिहास रहा है इसका, जब जब पेपर हुआ DLED का एक क्वेश्चन जरूर आया DPEP से, चाहे वो दीर्घ उत्तरी हो, चाहे लघु उत्तरी हो, चाहे बहुविकल्पी हो, ठीक। आपके स्तर पर 4 विकल्प होंगे तो ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा। पी मोस्ट उसी में इम्प्लीमेंट कर दी गई थी। ये प्रक्रिया आपने कभी कोई सुना होगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिवर्तित हुआ, तो बहुत लोग पी मोस्ट बताते हैं, परिवर्तित नहीं हुआ था, मर्ज करे गए थे दोनों, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी में अच्छा चल रहा था इसलिए 1990 में इसको भी क्या ले गए, उसमें कर दिए। क्यों, क्योंकि इसका काम क्या है, पी मोस्ट का प्रमुख काम क्या है, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी मूलभूत संस्तुतियां की गई थी उनके बारे में जानकारी प्रदान करना सभी शिक्षकों को कि ये हुआ था, ठीक। दूसरा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो सामग्रियां बताई गई थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो भी सामग्रियां बताई गई थी उन सामग्रियों के समुचित उपयोग करने का, अच्छा ठीक 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 ठीक, सभी क्या बताया था हमने, सभी टीचरों को उन जो शैक्षिक सामग्रियां हैं उनके उपयोग करने का समुचित तरीका भी सिखाया जा सके, ये इसका मेन मूलभूत उद्देश्य था, ठीक। पी मोस्ट गया। इसी के बाद इसी से जुलता जुलता एक और है, इसका फुल फॉर्म क्या था, ओरिएंट स्कूल टीचर, ठीक है, ठीक है। क्या था, हिंदी में बताओ, हिंदी में विस्तृत, पहले तो विस्तृत अभिविन्यास याद कर लो, विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम किसके लिए था, शिक्षकों के लिए, समझ गए। चलिए, सेवारत शिक्षक जो हैं उनके लिए विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम चलाएंगे। इसी से मिलता जुलता एक और आया SOPT, इसका भी नाम सुने होंगे, SOPT लिख लो,
पी मोस्ट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। SO, ये छोटी छोटी योजनाएं हैं, बस नाम कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो कभी कुछ पूछ लेता है, इसलिए याद रखना जरूरी है। ठीक है, ठीक। इसका हिंदी में फुल फॉर्म था विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। प्राथमिक शिक्षक, आगे जोड़ लीजिएगा, प्राथमिक शिक्षकों के लिए क्या चलाया गया था? विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। ठीक, बहुत छोटा सा काम था, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था इसका। ठीक, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा स्पेशल ओरिएंटेशन प्राइमरी टीचर। स्पेशल ओरिएंटेशन प्राइमरी टीचर। स्पेशल ओरिएंटेशन प्राइमरी टीचर। ठीक है, प्राइमरी टीचर। ठीक, ये भी 1993-94 में ही लॉन्च कर दिया गया था, उसी टाइम तत्कालीन चला दिया गया था। छोटा सा काम था। ठीक है, इसको बस समझ लीजिए। इसका मूलभूत काम सिर्फ इतना था कि अध्यापकों को, जितने भी अध्यापक हैं उनको जो है शिक्षा को अग्रमुखी करने, मतलब शिक्षा को आगे की ओर प्रसारित करने के लिए उन्हें बिल्कुल झोंक देना, बिल्कुल तैयार कर देना। ठीक है, ये इस संस्था का काम था। और इस संस्था में सिर्फ टीचरों को मोटिवेट, जैसे टीचरों को अभिप्रेरित करने के लिए, जैसे बच्चे को टीचर अभिप्रेरित करता है कि नहीं करता है, अधिगम के लिए अभिप्रेरित करता है, वैसे ही इस योजना में ये बताया गया था कि हम शिक्षकों को कैसे अभिप्रेरित करें ताकि वो बच्चों को और ज़्यादा आगे शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ सकें और आसानी से जोड़ सकें। ठीक, क्योंकि इसी के बाद शुरू होगा SSA, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक, हालांकि मैं एक छोड़ रहा हूँ, स्कूल चलो अभियान, वो आगे हम बताएंगे। अभी हम चलेंगे SSA, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जितने भी अभियान नवीन शिक्षा के प्रयास में लिखा रहे हैं, बस इन्हीं को पढ़ लेना, इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा, कोई सा भी होगा। ठीक, चलिए, तो ये छोटा सा प्रोग्राम था, इसमें सिर्फ इतना लिख लीजिएगा, अध्यापकों को अभिप्रेरित करना, आसान भाषा में लिख लीजिए, किताबी भाषा में नहीं, अध्यापकों को अभिप्रेरित करना कि वे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ सकें। और एक चीज़ इसमें लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा MLL का नाम सुने हो, न्यूनतम अधिगम स्तर। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है भैया, इसको याद रखना, न्यूनतम अधिगम स्तर। ठीक है, इसको भी इसी में लॉन्च किया गया था। सुने हो गया MLL, न्यूनतम अधिगम स्तर, मतलब कम से कम, जैसे कक्षा 1 का बच्चा है तो कम से कम उसे 10 तक गिनती आनी चाहिए, जोड़ घटाना आना चाहिए। ठीक, और अभी भी हम लोगों का एक योजना आई है, उसमें भी यही बताया जा रहा है, कम से कम बच्चों को इतना ज्ञान तो उसको होना चाहिए, चाहे वो दुनिया की चीज़ें जानता हो या ना जानता हो। जैसे कक्षा 5 में भी बच्चा है तो उसको कम से कम 100 तक गिनती तो आनी चाहिए, इसे बोलते हैं न्यूनतम अधिगम स्तर। इसकी प्राप्ति करानी थी। इस योजना का एक और उद्देश्य था कि शिक्षकों के द्वारा न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त कराना था। ठीक है, प्रश्न पूछ ले, ये प्रश्न पूछा गया है, न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त कराने के लिए किस योजना पर बल दिया, किस योजना ने बल दिया, तो वहां पर होता है SOPT, विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। ठीक, उसका क्या था? विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, ये था अनुस्थापन कार्यक्रम। ठीक, चलिए, छोटा सा था, इसमें कुछ भी नहीं था ज़्यादा, बस समय याद रखिएगा। MLL याद रखिएगा, मिनिमम लर्निंग लेवल, इंग्लिश में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, लिख लेना भैया, मिनिमम। सीटेट का पेपर दिए होगे, इसका जिक्र सुने होंगे। ठीक है, मिनिमम लर्निंग लेवल, स्तर। ठीक है, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, बिठाए इसको, बिठाए। वो छोटा सा था, इसमें कोई बहुत विशेष चीज़ें नहीं थी। ये जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने बता दिया, फुल फॉर्म, मिनिमम लर्निंग लेवल जो आया था, किसमें जोड़ा गया था? SOPT के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद हेडिंग डालिएगा SSA, अगली हेडिंग डालिएगा SSA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, SSA क्वेश्चन बन सकता है इससे, लेकिन आते बहुत कम है क्वेश्चन। SSA मतलब सर्व शिक्षा
अभियान, नाम सुने उसका, सर्व शिक्षा अभियान। पहला प्रश्न, कब आया, कब आया भैया ये? अच्छा सुनो, उसमें एसओपीटी में एक चीज़ और लिख लेना, एसओपीटी में लिख लेना, लिख लीजिएगा ये किस विभाग या मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, कभी कभी ये पूछ लेता है, ठीक है। एसओपीटी का लिख लीजिएगा किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, लिख लीजिएगा, लिखिएगा मंत्रालय का नाम। पहले बताओ शिक्षा विभाग किस मंत्रालय के अधीन था? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लिख लीजिएगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये योजनाएं चलाई गई थी। एसओपीटी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और किसके अधीन थी? एनसीईआरटी के अधीन थी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी और किसके अधीन थी? एनसीईआरटी के अधीन थी, ठीक है, एनसीईआरटी के अधीन थी, एनसीईआरटी के अधीन थी, ठीक। चलिए, सर्व शिक्षा अभियान, बहुत मतभेद हैं, तो हम आपको आज जो फैक्ट लिखा दे रहे हैं इसी को याद रखिए, किताबों में बहुत मिसगाइडेंस है, ठीक है। कहीं कहीं पे कुछ अपने हिसाब से उन्होंने लिख दिया, कहीं गाइडेंस मिसगाइडेंस उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन उनका आंकड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। पेपर में मान लो आ जाएगा तो वहाँ पर देगा 2000 से 2001, 2001 से 2002, 2000 से 2003, तो फिर क्या लगाओगे, तब कन्फ्यूजन होता है। तो उसके लिए हम आपको एक जो लिखवा रहे हैं इसी को हमेशा याद रखना। सर्व शिक्षा अभियान, पहली बात तो हम पढ़ने से ये बताते हैं कि आया कब था और फिर ये बताते हैं कि ये लाया क्यों गया था, तो मज़ा भी आया पढ़ने में, नहीं तो पढ़ने का क्या मतलब हुआ, है ना। तो सबसे पहले जब कभी भी बचपन में, कभी रात में 12 बजे भी आपको उठा के आपसे पूछा जाए सर्व शिक्षा अभियान कब आया, तो सिर्फ आप बताइएगा 2000 से 2001, 2000 से 2001। अब सुनो, इसके आगे एरो मार के लिख लेना। अब किसी किसी किताब में कहोगे लिखा है सर जी 2001 से 2002 लिखा हुआ है, वो सही है कि ये सही है? सही वो भी है, सही ये भी है, ठीक है। अब यही तो समस्या हो जाती है कि जैसे कोई राइट टू एजुकेशन है, कोई कहेगा 45 में आया, कोई कहेगा 21 का में आया है, सही दोनों है, तो जानकारी दोनों के लिए रखे। कोई अगर ये कहता है तो ये क्यों सही होगा, ये होगा इसमें गठन हुआ था। क्या हुआ था? गठन, इस पे संस्तुति हुई थी, मतलब एक लेटर बना था और इस पे सहमति प्राप्त हुई थी 2001 में, ठीक है। और इसको लागू करने में प्रमुख रोल हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, ठीक है। बहुत ही योग्य नेता थे, ठीक है, जानते भी होंगे आप लोग, नहीं जानते उनको? उनके नाम पे कई चीज़ें भी बनाई गई हैं अभी जल्दी हाल ही में, याद कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है करंट में आपका एक क्वेश्चन बन जाए उससे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको शुरू किया था सन 2002 में, ये लागू हुआ था। तो कभी कभी पेपर में ये आ जाता है 2001 से 2002 में ये लागू हुआ था, ठीक है। तो कभी जैसा विकल्प हो उस हिसाब से मार दीजिएगा, ठीक है। 2001 से 2000 मिल जाए तो मारिएगा, या 2001 से 2002 मिले, लागू किया गया था इसे 2001 से 2002 में, ठीक है। क्लियर? आपको आपका आंसर मालूम है, कल को कोर्ट में चैलेंज भी हो जाएगा तो नंबर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन न लीजिए, ठीक। अगर आप ये लगा के आए हो, ये भी था विकल्प में, ये आपने लगाया, आंसर की में गलत हो गया तो टेंशन ना लीजिए, कोर्ट में चैलेंज होगा ये चीज़, एक नंबर सामूहिक बांटा जाएगा, नहीं तो वो विकल्प अपना सुधार के दें। आपने क्वेश्चन में पूछो ना, इनमें से एक चीज़ कोई पूछ लो, अंडरस्टूड रहेगा। तुम लागू लगाओ, गठन लगाओ ना लगाओ, तुम सीधे बोलो सर्व शिक्षा अभियान कब आया, सीधी विकल्प में ये दे दो, आदमी मार देगा, खत्म काम। लेकिन दोनों धर दोगे तब तो बच्चा परेशान हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये आया क्यों, ये मुसीबत नहीं थी, ये हमारे देश का बहुत बड़ा प्रयास था, ठीक है, और आज भी चल रहा है इसका प्रयास। तो ये आया क्यों, जरा सुनो, लिखो। कोई बता सकता है हमें सर्व शिक्षा अभियान क्यों आया? कुछ भी बता दो इसके बारे में, दो शब्द, नाम तो सुने होंगे सर्व शिक्षा अभियान का, काहे के लिए आया? हाँ, बहुत अच्छी, मतलब डोर टू डोर शिक्षा, मतलब घर घर जाके शिक्षा देनी है, समझ गए। और ये काम किसका है? अध्यापक। और इससे पहले जो एसओपीटी चलाया गया उसमें यही सिखाया गया था शिक्षकों की, तुम लोग घुस घुस के घर घर तक जाके शिक्षा को पहुंचा दो, हर दरवाजे तक, हर घर तक, हर बच्चे तक क्या पहुंचनी चाहिए? शिक्षा, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो अगर सिंपल सा पूछेगा प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सीधे लिख लो एरो मार के, पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, सीधे पॉइंट लिखो, शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर देना था, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। दूसरी चीज, इसमें आप जागरूक बच्चे हैं या पढ़े लिखे बच्चे हैं तो आप अपने हिसाब से 2-3 चीजें और भी याद रखिएगा।
लैंगिक असमानता को भी खत्म करना था, क्योंकि हमारे देश में आज भी जानते हो लैंगिक रूढ़िवादिता बहुत विकट फैली हुई है। इसीलिए केंद्रीय पात्रता शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट हर साल एक क्वेश्चन जरूर डालता है कि वो चेक करना चाहता है कि आपकी सोच और मानसिकता कैसी है। आप लड़कियों पर विशेष बल देंगे कि लड़कों पर? जैसे क्वेश्चन आता नहीं है कि लड़कियां गणित में अक्सर कमजोर होती हैं, लड़कियां गणित के प्रश्न हल कर लेती हैं लेकिन संक्रियाओं में कमजोर होती हैं, लड़कियों को गृह विज्ञान और लड़कों को गणित और तार्किक विषय लेना चाहिए, ठीक है, या लड़कियां भी लड़कों की भांति गणित के प्रश्न हल कर सकती हैं। तो कौन सा विकल्प लगाइएगा? यही चौथा लगाइएगा। तो वो इसी चीज को सिद्ध करने के लिए बार बार एसएसए भी कह रहा था कि हमारे देश में से लैंगिक रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा फैली थी, उसको समाप्त करना था, उसके लिए योजना चलाई गई थी। लिख लीजिएगा, लैंगिक असमानता को खत्म करना था। लड़कियों को बल ही नहीं दिया जाता था शिक्षा पे, ज्यादातर लड़कों को ही दिया जाता था, आपको पता ही होगा, ठीक है। कस्तूरबा गांधी आवासीय योजना इसीलिए तो चलानी पड़ी थी। लैंगिक असमानता, नामांकन लड़कियों के कम थे, लड़कों के ज्यादा थे, लड़कियों के बहुत कम थे, ठीक। चलिए ये हो गया लैंगिक असमानता। दूसरा, सामाजिक अंतर को खत्म करना था। सामाजिक अंतर भी देखिए, बहुत से समाज के कारण भी बच्चे नहीं पढ़ लिख पाए। आज भी बता दूं, गांव से जब बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं तो उन पर बड़ा प्रतिबंध रहता है, बड़ा लड़ झगड़ के आती हैं गांव से, इतना आसान नहीं होता उनके लिए। शहर की बच्चियां तो बड़े आराम से चली थी, गांव के बच्चों पे बहुत प्रतिबंध है आज भी। तो सामाजिक अंतर ही तो है, जागरूकता की कमी। क्या करोगे पढ़ा लिखा के? अब शादी कर दो। गांव में अभी भी ऐसे एक्सक्यूज मिलते हैं, क्या करेंगी पढ़ लिख कर, पढ़ भी गई तो कुछ ही क्लास पढ़ेंगी, उसके बाद कौन पढ़ाएगा इनको, इतना पैसा नहीं है, चलो अब इनको क्या कर दो, समझ रहे। तब भी सरकार बहुत प्रयास कर रही, कस्तूरबा गांधी आवासीय योजना को इंटर तक लेके गई है ताकि बच्चे अब इंटर तक पढ़ाई कर सकें, ठीक। चलिए, अगर इंटर तक अच्छे से पढ़ लेगी तो खुद ही जागरूक हो जाएगी। तो लैंगिक पूरा, और लिखिए सामाजिक अंतर को खत्म करना था। सामाजिक अंतर, ये बहुत गलत चीज़ थी हमारे समाज में, आज भी है। तो सर्व शिक्षा अभियान का मतलब ही यही था, सार्वभौमिकरण करेंगे, लैंगिक रूढ़िवादिता को हटाएंगे, लड़कियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, सामाजिक अंतर को खत्म करेंगे, सब वर्ग के बच्चे पढ़ सकें। पहले क्या था, उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ते थे, निम्न वर्ग के बच्चों को शिक्षा ही नहीं मिलती थी, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको इसमें बड़ा आसान लगती हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सोचिए जिसके ऊपर बीत रही होगी उसको कैसा लग रहा हो, है ना। तो ये सब चीज़ें सही नहीं थी हमारे समाज के लिए और विकास के लिए। और एक चीज़ तो जानते हो, शिक्षा नहीं होगी तो देश विकास नहीं कर सकता, समझ गए। और विकास कर भी गए तो अगर मानवता नहीं होगी तो भी कुछ नहीं होगा। देखने को नतीजा मिल रहा है, रूस और यूक्रेन वाला, दोनों विकसित राष्ट्र हैं लेकिन दोनों के अंदर क्या नहीं है, मानवता नहीं है, ठीक है। मर तो इंसानियत ही रही है, और अगर एक शक्तिशाली है तो दूसरे को समझना चाहिए ना उस चीज़ को। लेकिन ये क्या है, एक हम लोगों को वो मिल रहा है, हिंट मिल रहा है कि हम लोग विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब एक चीज़ समझ में आ रही है कि विकासशील से बनेंगे विकसित, और विकसित से होगा फिर क्या, अंत। ये साइकिल चलती रहेगी, कोई भी किसी के ऊपर कुछ भी छोड़ दे, कोई भरोसा नहीं किसी का, ठीक है। क्या मतलब है इन सब चीज़ों से, जियो और जीने दो, क्या ज़रूरत है किसी को डिस्टर्ब करने की। लेकिन दुख होता है भैया ये सब चीज़ें देख देख के। बताओ, कल एक बच्चा जो है, बहुत सारे बच्चे मर रहे होंगे ऐसे तो, छोटे छोटे बच्चे जिनका कोई मतलब नहीं होगा, बम गिर जाता होगा उनके घर में, सब पूरा परिवार नस्तो नाबूद हो जाता होगा। कितना मतलब सोच के बुरा लगता है सब चीज़ें। क्या ये चीज़ें अच्छी हैं? हम लोग इतना समझदार जानवर होके भी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। एक चीज़ सिद्ध कर रहे हैं, हम लोग सबसे विकसित जानवर हैं, पर्यावरण के चक्र में हम लोग भी हैं, ठीक है। वो तो अपना पेट भरने के लिए शिकार करते हैं, हम लोग अपने शौक के लिए लोगों का शिकार करते हैं, ये सिद्ध हो रहा है यहाँ पे। वो तो फिर भी सही, अपना पेट भरने के लिए वो चक्र चला रहा है, हम लोग कौन सा सही कर रहे हैं? हम लोग भी तो जानवर हैं, सबसे विकसित जानवर। इंसान क्या है, हमने एक देखा था जू में, लखनऊ वाले जू में देखा था, जैसे घुसो तो सामने लिखा रहता है संसार का सबसे विचित्र और सभ्यतापूर्ण जानवर। तो जब गए देखने उसके अंदर, हमका देखा ये कौन सा जानवर जो सभ्यता बहुत है इसके अंदर, सबसे विशिष्ट है। और जब देखा अंदर तो शीशा लगा हो तो उसमें अपनी शक्ल दिखाई दे रही थी। हमके अंदर बहुत बढ़िया, सही है अभी भी लगा है, अब पता नहीं हट गया नहीं, हम बहुत पहले गए थे बचपन में। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। चलिए, तो अब ये बात आ गई। अब उसके बाद इसका उद्देश्य लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा उद्देश्य। प्रश्न उद्देश्य से कभी कभी आ जाते हैं, विकल्प दे देंगे और कहेंगे बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो परेशान करते हैं। लिखिएगा पहला पॉइंट, लिखिएगा सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना,
सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना सर्व शिक्षा अभियान का बहुत बड़ा उद्देश्य था। ठीक है, दूसरा इसका उद्देश्य लिख लीजिएगा। एक उद्देश्य तो आपको यहीं पता है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण अगर आ जाए, ठीक है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ये भी बता दीजिएगा। दूसरा लिखिएगा बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा, इनकल्सिव एजुकेशन जो पढ़ते हो आप लोग, बाल केंद्रित, जब समावेशी शिक्षा बताएंगे तब बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बताएंगे। बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना। ठीक है, ठीक। और साथ ही साथ लिख लीजिएगा वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था पर बल देना। जो हमको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, वही बता रहे हैं। ठीक है, वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था मतलब समझ रहे हैं, आंगनबाड़ी हो गया, ठीक है, विशेष शिक्षा योजना हो गई, इन सबसे जोड़ना। जो भी विकल्प के तौर पे हमारे पास स्कूल हैं उनमें जोड़ना बच्चों को, वो भी किस तरीके से, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के अंदर। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, आगे बढ़िए। ठीक, तीसरा एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है वो कौन सी ऐसी योजना थी भारत की जो समयबद्ध और सुस्पष्ट थी। इकलौती ऐसी योजना, समयबद्ध सुस्पष्ट। अभी दिखाऊंगा कैसे समयबद्ध थी और कैसे सुस्पष्ट थी। तो लिख लो समयबद्ध एवं सुस्पष्ट। सुस्पष्ट, ठीक है, सुस्पष्ट। ठीक है, समयबद्ध और सुस्पष्ट योजना थी, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं था कब तक होना है कब तक नहीं होना है। ठीक, चलिए इसको मिटा दें। अब सुस्पष्ट और समयबद्ध बता दें कैसे थी। सुनिए, ऐसे स्टार बना बना के लिख लीजिएगा। लिखिएगा सन 2001 से लेकर 2003 तक, सन 2001 से लेकर सन 2003 तक नामांकन करेंगे या शिक्षा की धारा से जोड़ेंगे, ऐसे भी लिख के दे सकता है, शिक्षा की धारा से जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, बस इतना याद रखना है, नामांकन करेंगे 2001 से 2003 तक और उनको ले जाके शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ डालेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जिनको हम नामांकित करेंगे, यानी जिनका नामांकन 2001 में करेंगे। अब जब नामांकन करेंगे तभी तो शिक्षा चालू हो जाएगी। तो पहली क्लास उनकी 2001 में होगी, 5वीं क्लास उनकी 2005 में होगी और उसके बाद 5 तक हो जाएगी। उसके बाद उन्हीं बच्चों को आगे हम प्रमोट करेंगे 6 to 8 में, तो उनकी जो जूनियर की शिक्षा होगी वो 2006, 7, 8 तक खत्म होगी। ठीक है, जिनका 2002 में नामांकन होगा उनकी शिक्षा 2006 में खत्म होगी प्राइमरी की, और 2009 में पहुंचेंगे वो जूनियर पास आउट होके। और जिनका नामांकन 2003 में होगा उनकी शिक्षा 2007 में प्राइमरी की खत्म होगी और जाके फाइनली 2010 में क्या हो जाएंगे, वो पास आउट हो जाएंगे। तो जिस ईयर में जितने बच्चों का नामांकन और उनको शिक्षा की मुख्यधारा जोड़ा जाएगा, उन बच्चों को उसी हिसाब से टारगेट करके पढ़ाना, छूटने ना पाए, भागने ना पाए, ड्रॉप आउट ना होने पाए। ड्रॉप आउट का मतलब होता है विद्यालय छोड़कर चले ना जाए, नामांकन कराया, 1 साल पढ़ाए, 2 साल पढ़े, तीसरे साल गायब हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये आपकी 2001 से 2003 तक नामांकन करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है 2003 से 2007 तक क्या करेंगे, प्राथमिक शिक्षा देंगे, प्राथमिक शिक्षा संपन्न करेंगे। और तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा 2007 से लेकर 2010 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, ये 3 पॉइंट लिख लीजिएगा। यही है समयबद्ध और सुस्पष्ट। दिख रहा है, समय भी है और सुस्पष्ट भी है, किसका क्या करना है, कब तक करना है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। 2001 से 2003 तक नामांकन शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ेंगे, 2003 से 2007 तक प्राथमिक शिक्षा और 2007 से 2010 तक क्या करेंगे,
उच्च प्राथमिक शिक्षा देंगे और बाकायदा लिखा पढ़ी में होगा। 100 का नामांकन हुआ तो प्रयास हमारा ये रहेगा कम से कम 100 बच्चा तो पास आउट होके निकले ही निकले। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। और एक और योजना, एक योजना लिख लीजिएगा, इससे पहले आई थी स्कूल चलो अभियान, इसको पढ़ाएंगे हम। ठीक है, ये आई थी जुलाई 1996। ये याद रखिएगा, 110% पूछी जाती है, केवल इंडिविजुअल, याद ही रट्टा मार लीजिए। स्कूल चलो अभियान जुलाई 1996, जुलाई 1996 रट्टा मार लीजिए बिल्कुल, जुलाई 1996। ठीक, चलिए एक दिन हम सुनने वाला भी सिस्टम रखा करेंगे, जब तक पूछेंगे जब तक आप सब उत्तर नहीं दें, क्योंकि क्या फायदा लिखवा देने से कोई मतलब नहीं है, याद हो जाएगा तो आपको आगे के लिए भविष्य में आराम देगा। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई समस्या? अब बहुत महत्वपूर्ण बात समझो हमारी, सुनिए। ये सब चल रहा था, ठीक, आपको लगता है इसमें जितना भी कुछ कहा गया वो आज पूरा हो चुका है? आज की डेट में लगता है ये सब चीज़ें पूरी हो गई? तो कहाँ गई? समयबद्ध था, सुस्पष्ट था, किसी ने हिसाब नहीं मांगा, इस पर मांगा गया, और जब मांगा गया तो इसका एक्सटेंशन आया। और एक्सटेंशन क्या था? एक्सटेंशन में हेडिंग डाल लीजिएगा RTE, राइट टू एजुकेशन। चलिए अगली हेडिंग डालिएगा राइट टू एजुकेशन। एक्सटेंशन इसका आ गया, देखिए एक्सटेंशन कर दिया गया, बढ़ा दिया गया इसको, राइट टू एजुकेशन। एक अधिनियम पारित कराया गया तुरंत तत्काल, और इसको एक्सटेंशन, क्योंकि मजबूरी थी ना भाई, इसका हिसाब, इसमें जो कुछ पैसा खर्चा हुआ है सब कहाँ से दिया जाएगा अगर योजना संपन्न हो रही है, तो उसको समय मांगा गया, राइट टू एजुकेशन आया। राइट टू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न सुपर टेट में मिलना ही मिलना है, पढ़ाने को इसमें बहुत कुछ है, धाराएं भी हैं, धाराएं मैं कल आपको बता दूंगा, एक एक करके सारी धाराएं इंपॉर्टेंट समझा दूंगा, क्योंकि जब पढ़ ही रहे हैं तो डिटेल में पढ़ लीजिए। ठीक, तो राइट टू एजुकेशन की बात करें तो ये आया कब था? सभी को पता है, सन 2009 में आया था। पूछा जाएगा लागू कब किया गया, तो बताइएगा 1 अप्रैल 2010। जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ इन्हीं में से क्वेश्चन फंस जाएगा पेपर में आपके। ठीक है, 2010 में। तब जम्मू कश्मीर पता ही होगा 370 थी, तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी सब राज्यों में लगा दिया गया था, ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है, सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद इसको किस संविधान संशोधन करके अंदर लाया गया? राइट टू एजुकेशन को कौन सा संविधान संशोधन किया गया कि इसको लाया गया, अप्लाई किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन बहुत पूछा जाता है, 86वां संविधान संशोधन पूछा जाता है। राइट टू एजुकेशन या अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन को करके इम्प्लीमेंट किया गया था? तो वो था 86वां संविधान संशोधन। ठीक, इतनी बात समझ में आई? चलिए, उसके बाद हमारे राइट टू एजुकेशन का मूलभूत उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया? तो मैं आपको बताता हूं, लिखिएगा अनिवार्य, वही एसएसए का इम्प्लीमेंट था, अनिवार्य, मुख्य धारा से जोड़ना, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, अब ये हुआ अनिवार्य निःशुल्क। इसमें एक और चीज बताई गई, इसमें कहा गया किन से कितने तक के बच्चों के लिए? 6 से 14। ये भी बहुत पूछा जाता है, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों की। और ये बात बुनियादी शिक्षा में भी किसने कही थी? महात्मा गांधी जी ने कही थी। वार्धा योजना में कहा था कि सभी बच्चों को क्या होना चाहिए? व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए, नैतिक परक शिक्षा देनी चाहिए, मातृभाषा में देनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। ठीक, चलिए अनिवार्य एवं निःशुल्क हो गई। उसके बाद राइट टू एजुकेशन में कुल हमारे, अच्छा एक राइट टू एजुकेशन से एक क्वेश्चन और बनता है कि राइट टू एजुकेशन को अगर संविधान संशोधन किया गया होगा तो किसी न किसी अनुच्छेद में रखा गया होगा, कहीं ना कहीं तो लिया ही गया होगा। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको इधर अलग बताऊंगा। थोड़ा सा इसका नोट डाल के हिस्ट्री समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू एजुकेशन की। सबसे पहले इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन ले गए, और राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 45 का में जोड़ा गया इसको, राइट टू एजुकेशन को, आरटी एक्ट को जो है ले जाके हमने कहाँ जोड़ दिया? अनुच्छेद 45। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहते हैं माता पिता की इच्छा हो तो लगाओ, न इच्छा हो तो ना लगाओ। माता पिता नहीं, राज्य सरकार की बात हो रही है यहाँ पर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, राज्य सरकार चाहे तो लगाए और राज्य सरकार चाहे तो ना लगाए, ऐसा कहा गया था 45 का में। तो बहुत राज्यों ने इस चीज को लागू किया, बहुत राज्यों ने लागू नहीं किया, तो उद्देश्य शैक्षिक संप्राप्ति नहीं हो सकी। इस कारण इसको यहाँ से रिमूव किया गया और उठा के ले गए कहाँ? उठा के ले गए इसको अनुच्छेद 51 का में, अनुच्छेद 51 में ले गए। यहाँ पर क्या है? मौलिक
मौलिक अधिकार है कि मौलिक कर्तव्य है? मौलिक अधिकार है कि मौलिक कर्तव्य? 12 से 35 मूल अधिकार है हमारे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य में ले गए इसको उठा के 51 में, और कौन सी लाइन है? 11वीं लाइन। 11 लाइन है तो 11वीं लाइन में है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेता कौन सी लाइन में है, 11वीं लाइन। इसमें 11 लाइन मेंशन की गई, इसमें सबसे नीचे लिखा हुआ है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हो जाए। 51 का में भी यही बात हो गई इनकी, 51 का में भी जब यही बात हो गई तो यहाँ भी मौलिक कर्तव्य था। मौलिक कर्तव्य माता पिता का होता है कि उनको अपने बच्चों को शिक्षा दिलानी है। जब माता पिता बेचारे खुद शिक्षित नहीं है, खुद जागरूक नहीं है, तो वो शिक्षा का महत्व नहीं समझते, और जब शिक्षा का महत्व नहीं समझेंगे तो क्या अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे? जो चीज़ जिस चीज़ की कीमत ही नहीं समझेगा जो व्यक्ति, उसकी कीमत आगे उसको प्रमोट नहीं कर पाएगा। तो वही कारण था यहाँ पे भी ये अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा हमारी क्या हो रही थी? फेल हो रही थी। अंत में इसको उठा के ले गए 86वां संविधान संशोधन, इसको उठा के ले गए, और कहाँ ले गए इसको? 86वां संविधान उठा के ले गए मूल अधिकार। और सबसे ज्यादा मात्रा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में इसको वर्णित किया गया है? तो मूल अधिकार में ले गए, यानी अब ये बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है, अब इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर उसको ऐसा करते हुए उन्होंने शिक्षा नहीं दिलाई तो ये उनके ही खिलाफ अधिनियम में बदल जाएगा, ठीक है। तो मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार 21 का में जोड़ा गया, और ये 86वां संविधान संशोधन था, ठीक है। और ले जाके इसको कहाँ जोड़ दिए? मूल अधिकार में। क्लियर इतनी बात? ये चीज़ समझ गए? बस एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए, ठीक है। इसी अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती, हालांकि और पहले भी ले आए थे समवर्ती सूची में, लेकिन आप याद रखिएगा क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं यहीं पर नोट डला दे रहा हूँ, ठीक है। नोट लिख लीजिएगा, इसको नोट में लिखिएगा, ठीक है। ये राइट टू एजुकेशन में नहीं आया था, लेकिन आप याद रखिएगा शिक्षा हमारी समवर्ती सूची में पहले ही कर दी गई थी, ठीक है। याद रखिएगा इसको, समवर्ती सूची। शिक्षा हमारी किसमें? केंद्र और राज्य दोनों का उसमें भागीदारी है, 50-50, ठीक। चलिए, और सुन लीजिए, कल हम आपको इसमें और आगे शुरू करेंगे, क्योंकि और अभी आगे आपकी क्लास है। इसमें लिख लीजिएगा, नोट डाल के लिखिएगा इसमें 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं और 38 धारा है। 7 अध्याय और 38 धारा है, ठीक है। हम एक एक धारा के बारे में आपको बताएंगे, सब इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा, मजा आएगा, ठीक है। सोचिए, राइट, हमारा एक अधिनियम है, कह रहा है कि 10% से कम सीटें तो होनी नहीं चाहिए शिक्षकों की खाली, लेकिन दुर्भाग्य कि पूरे स्कूल खाली हैं आज। स्कूल छोड़ो, 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय और 1 किलोमीटर पर जूनियर होना चाहिए। क्या हर गांव में 1-1 किलोमीटर पर प्राथमिक और जूनियर विद्यालय हैं? नहीं है। ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक। एक एक धारा आपको सुनाएंगे, पढ़िएगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, समझे। और ऐसा नहीं है, मन लगा के पढ़ते रहिए। अभी आने वाले समय में अपने उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बहुत विकास होने वाला है, ठीक है। बस तैयारी अच्छे से जारी रखिए, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि हतोत्साहित मत होइएगा कि अब पता नहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा मत सोचिएगा। मन लगा के दिल से तैयारी करिएगा, ईमानदारी से, ठीक है। और जो मेहनत करता है ऊपर वाला उसको देख रहा है, ठीक है। नहीं होगी तो भगवान जी वैकेंसी बना के भेजेंगे आपके लिए। अपना कर्म करिए, ठीक है। जो अपना कर्म करता है उसी को कहीं ना कहीं सिस्टम मिलता है, और जो कर्म नहीं करता, जो राजनीति में पड़ता है कि वैकेंसी आएगी तो हम तैयार, जब बाबा मरेंगे तब भूत होंगे, तो फिर कब बाबा मरेंगे कब भूत होंगे, कोई भरोसा नहीं। आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, कभी भी वैकेंसी आएगी आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, आराम से जॉब ले लेंगे, टेंशनें खत्म हो जाएगा। नहीं तो फिर भूलते रहेंगे। जितना पढ़ाता चल रहा हूँ सब याद करते चलिएगा, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। ये लिखे हो ना, देख लेना, इस बार एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, और यही मिलेगा 21 का। या तो ये मिल जाएगा या तो समवर्ती सूची मिल जाएगी। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये भी बकवास हो गया। ये पूछ सकता है आपसे कि मौलिक कर्तव्य में कब ले गए, ठीक है। राज्य के नेतृत्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। सर भी आ गए, कल फिर आगे मुलाकात होगी।